तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है अपनी वो होती है नेचुरल बॉडी की बात करी थी अपने, डायनेमिक होती है, 3D होती है सॉइल। हाँ, एक सॉइल जो होती है अपना जो प्लांट के लिए होती है वो सबसे बेस्ट नेचुरल हैबिटेट होती है, ठीक है, क्योंकि वो प्राकृतिक आवास प्रदान करती है उसको, तो उसके लिए हैबिटेट का वो होती है, ठीक है ना। और आगे पढ़ेंगे अपन, ये इसमें देखेंगे सही एडोकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी वो नेचुरल हैबिटेट का कंसिडर करते हैं, वो हैबिटेट के लिए एक बेस्ट मीडियम होती है प्लांट के लिए, ठीक है ना। और जो सॉइल जो होती है उसके अंदर मतलब अपनी तीनों स्टेज पाई जाती है, उसमें सॉलिड भी होंगे, लिक्विड से होंगे उसके अंदर, और गैस भी होती है। जैसे कि अब सॉलिड के मामले में बता सकता हूँ, सॉइल पार्टिकल अपन लिक्विड फॉर्म में देखना चाहें तो अपन सॉइल वाटर, अपन गैसेस फॉर्म में देखा जाए तो सॉइल एयर, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा मैं अप्रोच के, अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, अप्रोच ऑफ सॉइल साइंस की, ठीक है। इसकी दो अप्रोच है। फर्स्ट वन इज़ पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का अपन जनरल सा मीन्स होता है वो ये है कि जो सॉइल जो है, सॉइल का जो ओरिजिन, सॉइल का क्लासिफिकेशन और सॉइल का डिस्क्रिप्शन, इसका जो अपन स्टडी करते हैं वो करते हैं अपन पेडोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। और जो अपना पेडोलॉजी है वो सॉइल को एक नेचुरल बॉडी की तरह में मानता है, वो मतलब पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग मतलब सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी। और पेडोलॉजी जो है एक जो अपना ग्रीक वर्ड है जो पेडोन से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है सॉइल एंड अर्थ, और डॉगस का मतलब आप जानते हो स्टडी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आप समझ, जिसके भी लॉजी आता है ना वो ग्रीक वर्ड होता है तो जनरली, ठीक है ना। अब आता है इडेपोलॉजी। इडेपोलॉजी क्या है? सॉइल एज ए मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ एंड सॉइल इन रिलेशन टू प्लांट प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है। जो इडेपोलॉजी ना वो सॉइल और प्लांट इनके बीच में रिलेशन है, वो भी किसमें, जो अपनी जो कितनी मतलब प्रोडक्शन आया उसके संबंध में मतलब रिलेशन होता है इनके बीच में। तो इडेपोलॉजी के अंदर ये करते हैं। इडेपोलॉजी जो अपने सॉइल को मानता है एक नेचुरल हैबिटेट के रूप में कंसिडर करता है। इडोपोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड है, वो एडेफोस से ले लिया गया है, उसका जो मीन्स होता है सॉइल और ग्राउंड, ठीक है। और इसके बाद में थोड़ा सा अपन इंस्टीट्यूट की ओर चल रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट में फर्स्ट इंस्टीट्यूट आता है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ भी है, कि जो IUSS यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, जिसे अपन पहले अपन इसको दूसरे नाम से जाना जाता था, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, जो कि वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। और इसकी जो ये इस्टेब्लिश हुआ था वो 1924 में हुआ था। और इसी ने ही, एक बात और सुन लेना, इसी ने ही जो अपना सॉइल का जो सॉइल पार्टिकल है उसका जो उसको क्लासीफाई किया था, ठीक है ना। उसको अपने 4 पार्ट में क्लासीफाई किया था, आपको बता देता हूँ मैं। सैंड को 2 भाग में किया था इन्होंने वापस। तो सैंड को एक तो इन्होंने कोर्स सैंड किया था, एक फाइन सैंड किया था, और फिर सिल्ट, फिर क्ले। इनका जो साइज है वो बहुत 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 बार पहुँचा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। और नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट आता है ISSS, जिसका मतलब होता है इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, जो पहले ये कोलकाता में था, बाद में ट्रांसफ़र होकर दिल्ली में आ गया। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1934 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, जो कि भोपाल MP के अंदर है, और 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आता है आपका सेंट्रल सॉइल सैनिटरी ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1969 में करनाल अपने हरियाणा के अंदर ये बना था। और नेक्स्ट आता है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, जो कि देहरादून उत्तराखंड में है, वो 1974 में आपका इस्टेब्लिश हुआ था ये। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आता है, इंस्टीट्यूट का एक ब्यूरो है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज़ प्लानिंग, ये नागपुर में है। 1976 में ये इसका इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके एक और कॉन्सेप्ट इसके बारे में एक और चीज़ बताता हूँ। आपने जब एग्रोनॉमी पढ़ा होगा, उसके अंदर एग्रोमेट्रोलॉजी चैप्टर आता है, वो पढ़ा होगा। तो वहाँ पे आपने जो अपने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स होते हैं उसके अंदर एक चीज़ पढ़ी होगी कि एग्रो इकोलॉजिकल रीजन जो होते हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो वो 20 हैं। वो NBSS लप ने ही उसको क्लासीफाई किया था 20 में,
जो अपने इंडिया के अंदर रहते हैं वो 20 एग्रो इकोलॉजिकल जो रीजन्स हैं जो NBS लब ने बताया था, ठीक है। और NBSS लब जो है ये एक मैं बता ही रहा हूँ नेशनल ब्यूरो है। जो नेशनल ब्यूरो जो है अपना ICAR के अंदर 6 नेशनल ब्यूरो है, जिसमें से एक तो ये हो गया। दूसरा आपको मैं बता देता हूँ नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, वो नई दिल्ली के अंदर है। सेकंड है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मऊ यूपी के अंदर है। थर्ड है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज जो कि बेंगलोर कर्नाटक के अंदर है। फोर्थ है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जो कि अपना करनाल हरियाणा के अंदर है। फिफ्थ है अपना नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज जो कि लखनऊ यूपी के अंदर है। और सिक्स्थ जो है NBSS लब जो आप बता ही दिया मैंने, नागपुर 1976 में वही था इसका, ठीक है। अब बाबा नेक्स्ट में आते हैं अर्थस्फीयर। जो अपना अर्थस्फीयर है वो क्या होता है अपना, ठीक है। तो अर्थस्फीयर जो है वो 3 स्फीयर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है लिथोस्फीयर, सेकंड है एटमॉस्फेयर, थर्ड है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है ना। जो 3 स्फीयर से मिलकर बना होता है। तो आपको तो सॉरी थोड़ा क्लास रुकना था। अर्थस्फीयर जो है वो 3 स्फीयर से मिलकर बना होता है, मैंने बता दिया लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड और आपका एटमॉस्फेयर। तो जो लिथोस्फीयर है वो उसके अंदर अपन सॉलिड मटेरियल्स आते हैं, अब मैंने बता ही दिया यहाँ पे। और इसके अंदर ये वो बता भी रखा है इसके अंदर 3 स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड जो मैटर्स होते हैं वो लिथोस्फीयर के अंदर आते हैं, जो लिक्विड होते हैं वो अपना हाइड्रोस्फीयर के अंदर आते हैं, जो कि वाटर हो गया, सी हो गया, ये मतलब ओशन वाला ये पोर्शन पूरा हाइड्रोस्फीयर के अंदर आएगा। और जो अपना एटमॉस्फेयर हो गया उसके अंदर जो गैस होती है अपने पूरा एटमॉस्फेयर के अंदर वो एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वन आता है द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, ओशियन बेसिन, प्लेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन, वैली, सैंड ड्यून्स एंड आल्सो इट इंक्लूड इंटीरियर ऑफ अर्थ विच कंसिस्ट ऑफ रॉक मटेरियल्स इट कवर्ड बाय द गैसेस एंड वाटर इन लॉ। बिल्कुल सही बात है। जो अपना लिथोस्फीयर है पूरा ये अपना जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जो कि अपने जैसे इसको मिनरल मटेरियल के रूप में भी अपन कंसिडर कर सकते हैं। सॉइल का कंपोजिशन पढ़ेंगे जब आपको मैं बताऊंगा, मतलब इसका वहाँ पे आपको और अच्छे से मैं बता दूंगा इसको। जो लिथोस्फीयर है अपने पूरी अर्थ का जो है 93.06% पूरा एक लिथोस्फीयर है पूरा, ठीक है। वो पूरा सॉलिड मटेरियल है पूरा। और जो अपना एटमॉस्फेयर है वो 0.03% है। जो कि अपना हाइड्रोस्फीयर है वो 6.91% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद रखने हैं। और इसी के साथ में अपना अर्थ क्रस्ट की बात होती है यहाँ पे। ये जो अर्थ क्रस्ट होती है 5 to 6 किलोमीटर तक होती है, वो थिक होती है। और ये रॉक से मिलकर बनी होती है। इसकी डेंसिटी जो होती है 2.6 से 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और जो अपना इसके अगले जाने से पहले मैं थोड़ा सा सॉइल के कंपोजिशन बता देता हूँ। सॉइल को जो कंपोनेंट होते हैं वो 2 कंपोनेंट हैं, एक तो सॉलिड एक पोरोसिटी। सॉलिड को अपन सॉलिड पार्टिकल भी बोल सकते हैं, वो 50% वो होता है, पोरोसिटी 50% वो होती है। जो 50% जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर एक तो मिनरल मटेरियल होता है, एक ऑर्गेनिक मैटर होता है। और पोरोसिटी होती है इसके अंदर सॉइल वाटर और सॉइल एयर। वो 25% ये दोनों होते हैं, सॉइल वाटर और सॉइल एयर। और जो सॉलिड मटेरियल होते हैं उसमें 45% ओनली फॉर मिनरल मटेरियल होता है और 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन घुमा के आता है, क्या पूछता है वो कि जो सॉइल जो पार्टिकल्स हैं उसका जो 90% जो हिस्सा है ना वो ओनली फॉर मिनरल मटेरियल्स का होता है। यहाँ पे मैंने 45 का है, लेकिन मैं वो सॉइल का है। मैंने क्या पूछा क्वेश्चन, सॉइल पार्टिकल का। तो सॉइल पार्टिकल तो 50% है, उसका 45% है। तो ये अपन वहाँ पे ये लिखा आएगा कि 90%, क्योंकि 45 है ना, 50 का 45 है तो ये 90% हो गया। क्योंकि 5 का पहाड़ा आप 9 बार बोलोगे 45 हो जाएगा, तो 90% ये इसका
हिस्सा है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा, आप ध्यान रखना इसको, ज़रूरी इसको माइंड में रखना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट आ रहा है वो अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट को अपन इस तरह से समझ सकते हैं, जो सोइल जो होता है उसकी सबसे अपन कह सकते हैं बाहरी लेयर, जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है अर्थ क्रस्ट, ठीक है। जो कि क्या होती है, हार्ड होती है, नेचुरली फॉर्म्ड होती है। अर्थ इज़ रेफर्ड टू एज ए रॉक्स, रॉक्स आर बिल्ट फ्रॉम मिनरल्स, ये जनरल पॉइंट्स हैं। कोई दिक्कत नहीं, मिनरल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम नेचुरल एलिमेंट इन कंपाउंड्स, बिल्कुल कोई बात नहीं है। आउट ऑफ द टोटल एलिमेंट नाउन 8 एलिमेंट कवरिंग मेजर पोर्सन 98.6% ऑफ द अर्थ क्रस्ट अप टू 16, बिल्कुल सही बात। जो अर्थ क्रस्ट होती है वो उसके मतलब 16 किलोमीटर तक 98.6% ओनली फॉर 8 एलिमेंट ऐसे हैं, 8 एलिमेंट हैं जो 98.6% उसको कवर कर लेते हैं पूरा अर्थ क्रस्ट के जो 16 किलोमीटर तक, ठीक है। जो भी पूरा इसका वेट है वो मतलब वो इतना 8 एलिमेंट इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है, 98.6%। और रेस्ट जो वेट बच गया है वो उसके 16 किलोमीटर के जो बिलो हैं वो कवर करता है, ठीक है ना। जो अब इनमें से भी देखना आप, जो 2 एलिमेंट्स हैं वो ग्रेटेस्ट अबंडेंस आर नॉन मेटेलिक, ऑक्सीजन और सिलिकॉन आर कंप्रेस्ड 3/4 पार्ट 74.32% ऑफ द टोटल कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। मतलब अर्थ क्रस्ट का 74.32% जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन वो नॉन मेटेलिक हैं, ये कवर करते हैं, ठीक है ना। 2 एलिमेंट 8 में से भी ये 2 एलिमेंट 74% कवर कर लेते हैं। अब कंपोजिशन देख रहे हैं तो कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट ये रॉक्स के उस संदर्भ में है। तो सबसे पहले जो इग्नेस रॉक्स होती है वो 95% है अर्थ क्रस्ट के अंदर। मतलब जो अर्थ क्रस्ट का मतलब आप 16 किलोमीटर याद रखना, अर्थ क्रस्ट आपने किसको कंसीडर किया है, अप टू 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर के अंदर जो अर्थ इग्नेस रॉक है वो 95% आपके इग्नेस रॉक्स है। और सेडिमेंट्री रॉक्स कितनी है, 5%, ठीक है। उसमें भी सेल जो है 4% से, सैंडस्टोन जो है 0.75% और लाइमस्टोन जो है 0.25% है, ठीक है। और कंप्रेशन ऑफ अपर 5 किलोमीटर ऑफ अर्थ क्रस्ट, वो तो 16 किलोमीटर का बात हो रही है। ये जो 5 किलोमीटर की बात हो रही है, 5 किलोमीटर के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। तो 5 किलोमीटर के अंदर आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये 5 किलोमीटर की बात हो रही थी, ऊपर 16 किलोमीटर की बात हो रही थी। तो 5 किलोमीटर के अंदर अगर ऊपरी 5 किलोमीटर की बात करते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है वो सेल्स उसके अंदर जो होता है 52% जो होता है सेल्स होता है। और सैंड स्टोन जो होता है 15%, और जो लाइम स्टोन और डोलोमाइट जो होते हैं 7% होते हैं। टोटल 74% जो होता है इसके द्वारा कवर किया जाता है। और इग्नेस रॉक जो होती है उसके द्वारा ओनली 18% कवर किया जाता है। उसमें ग्रेनाइट 15% करता है और बेसाल्ट 3% करता है। और अदर रॉक्स जो होगी आपने 8%, उसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स भी आ सकती हैं और दूसरी इनके टाइप से हो सकते हैं। और जो ये सेल्स, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये इनके एग्जांपल्स हैं सेडिमेंट रॉक्स के और इग्नेस रॉक्स के। तो कंफ्यूज ना होना इनमें, ठीक है। अब जो अपने अर्थ क्रस्ट का जो कंपोजिशन है वो आ रहा है ये नेक्स्ट स्लाइड में। तो अपने पहले बात कर चुके हैं नॉन मेटेलिक जो हैं ऑक्सीजन और सिलिकॉन, इनके द्वारा 74% कवर किया गया है पूरा जो अर्थ क्रस्ट का जो वेट है 16 किलोमीटर तक, ठीक है। 46.60% ऑक्सीजन पाया जाता है। सिलिकॉन जो है 27.72% है। मेटेलिक एलिमेंट में कौन कौन से, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम के, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इनकी जो ये अप्रोक्स अबंडेंस हैं वो आप देख लेना क्या है। और अदर्स में 1.41% ही है। और इनका ये पूछा जाता है 74% तो ये हो गया, और 24% कौन सा, मेटेलिक हो गया। कभी कभी डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि नॉन मेटेलिक कितना कवर कर रहा है, तो आपको 74% याद रहना चाहिए, मेटेलिक कितना कर रहा है वो याद रहना चाहिए, ठीक है। कभी कभी इसे डायरेक्टली ऐसे पूछ सकता है आपको। अब नेक्स्ट आता है अपन रॉक्स। जो रॉक्स जो होती है, अपन रॉक्स को डेफिनेशन में जाएंगे तो द रॉक्स आर जनरली कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। जो 2 या 2 से अधिक जो अपने खनिज होते हैं उनसे मिलकर जो बनती है वो उसको अपन रॉक्स कहते हैं। 2 या 2 से अधिक खनिजों से मिलकर बने एक सॉलिड पोर्शन को अपन रॉक्स कहा जाता है, ठीक है।
अब रॉक्स का जो अपन स्टडी करते हैं उसको पेट्रोलॉजी कहते हैं। जैसे कि अपन सॉइल की स्टडी कर रहे हैं तो उसको सॉइल साइंस कहेंगे। अपन सॉइल के अपन पहले पढ़े थे ओरिजिन, डिस्क्रिप्शन और उसका ओरिजिन मतलब जेनेसिस हो गया, उसका क्लासिफिकेशन, वो जिसके अंदर अपन स्टडी करते हैं उसको पेट्रोलॉजी कर रहे थे। यहाँ पे पेट्रोलॉजी की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो पेट्रोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ रॉक्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, स्टडी ऑफ रॉक्स, ठीक है, पेट्रोलॉजी वाला। तो ये जो पेट्रोलॉजी है, ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, क्योंकि मैंने कह ही दिया था जिसके पीछे लॉजी आएगा वो ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक वर्ड है वो पेट्रा से लिया गया है, जिसका मतलब रॉक्स होता है, और लॉक्स का मतलब वही साइंस, ठीक है। और पेट्रोग्राफी, ग्राफी आ गया मतलब उसका पूरा मतलब स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन, पूरा मतलब ग्राफिक्स, पूरा मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स हो वो उसके अंदर आ जाएगा। अब जेनेसिस यानी उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रॉक्स हो जाएगा यहाँ पे पेट्रोजेनेसिस का मतलब। अब रॉक्स जो आई है उसका टाइप्स के कौन से हैं। फर्स्ट रॉक जो है इग्नेस रॉक्स। इग्नेस रॉक्स को, इग्नेस का जो अपना है वो लैटिन वर्ड है जो कि इग्निस से लिया गया, उसका मीन्स होता है फायर, ठीक है। और अब इसकी डेफिनेशन में जाएंगे अपन। द वोल सरफेस ऑफ द अर्थ पास्ट थ्रू मोल्टन स्टेज एंड द फर्स्ट सॉलिड मटेरियल वाज derived फ्रॉम दिस मोल्टन मटेरियल नोन एज मैग्मा। और igneous rocks are formed by cooling and crystallization of molten material magma on or beneath the surface of the earth. Igneous rocks formed from molten magma that cooling within the earth crust are called intrusive rocks। ये इसके टाइप्स आ गए। हाँ, तो अर्थ igneous rocks का जनरल सा मीन्स ये होता है कि जो अपना रॉक्स जो होती है उसके अंदर मतलब एक अपना ये मैग्मा जो होता है ये मतलब ऊपर मतलब ऐसे जम जाता है, मतलब ऐसे जो अपना सरफेस जो होती है उसके अंदर मतलब पूरा एक ऐसा जम जाता है। तो उसके कारण जो अपनी जो रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो इग्निस रॉक्स होती है, ठीक है। पूरा एक लेयर बन जाती है उसके अंदर। इसी को अपन ध्यान रखना, इसी को अपन प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, इसी को अपन मदर रॉक्स भी कहते हैं। मदर रॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले बनी हुई रॉक्स है, सबसे पहले ये बनती है, फिर सेडिमेंट्री बनती है, फिर मेटामॉर्फिक बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले बनेगी वो कौन सी? मदर रॉक्स होगी, ठीक है ना। और ये जो होती है नॉन फ्लूइडेड सॉलिड रॉक्स होती है, मतलब इसमें परत नहीं होती है, अपरतदार होती है। अब इसको अपन जनरली इसको दो पार्ट में अपन को क्लासीफाई कर सकते हैं इसको। एक तो ओरिजिन के बेस में, एक केमिकल कंपोजिशन के बेस में, ठीक है। ओरिजिन के बेस में अपन इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव यानी मतलब क्या हुआ, अंदर वाली रॉक, मतलब अंदर जो अपना ये जो मैग्मा जो होता है ना, वो जो अपना जो अर्थ है उसकी सरफेस के अंदर मतलब जम जाता है, ठीक है। पूरा मतलब पूरा वहाँ पे जम जाएगा, तो उसको अपन कहेंगे इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं इसको। तो इसका जो एग्जांपल है वो अपन, एक तो गेब्रो होता है, एक ग्रेनाइट होता है। हाँ, मैं ये वर्बली बता रहा हूँ, इसमें नहीं लिख रखा, तो आप इसको लिख लें। सेकंड है वोल्केनिक रॉक्स, इसको अपने एक्सट्रूसिव रॉक्स भी कहते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक्स को ही अपन वोल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं। और ये क्या होता है, जो अपने अर्थ होती है, सरफेस होती है, उसके बाहर जमा हो जाता है, ये कूल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, इसके बाहर जमा होता है ये, तो उसी को कहते हैं। इसके जो एग्जांपल हैं बेसाल्ट और राइलाइट है। सेकंड जो अपन मैंने कहा था केमिकल कंपोजिशन के बेस में भी इसको डिवाइड किया गया है इग्निस रॉक्स को। तो उसके जो तीन हैं, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। तो जनरल सी बात है, इसमें इसको सिलिका के बेस में किया गया है। तो एसिडिक जो रॉक्स होती हैं उसके अंदर सिलिका की, जो अपन पहले जानते हैं जो एसिड जो होते हैं उसमें सिलिका का जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है। तो 65% से जो ज़्यादा सिलिका होगी उसको अपन जो अपन एसिडिक रॉक्स के रूप में कंसिडर करते हैं। उसका जो एग्जांपल है ग्रेनाइट, रायोलाइट, ठीक है। और जो अपनी न्यूट्रल रॉक्स जो होती है उसके अंदर 55 to 65% सिलिका होता है, तो उसको अपन न्यूट्रल रॉक्स के रूप में कंसिडर करते हैं। और उसके जो एग्जांपल हैं डायोराइट, सिएनाइट और एंडेसाइट भी एक एग्जांपल है। और अब नेक्स्ट वन आता है बेसिक रॉक्स। बेसिक रॉक्स मतलब जो आपकी सारी जो चट्टानें होती हैं उसको कहते हैं। उसके अंदर सिलिका का परसेंटेज सबसे कम होता है, 45 से 55% होता है। और उसके जो एग्जांपल होते हैं बेसाल्ट और ग्रेप्रो। और सबसे फर्टाइल जो
आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ये क्वेश्चन। जो सबसे फर्टाइल रॉक्स होती है वो कौन सी होती है इन तीनों में से, ठीक है। ये अपने बात करी ली एग्जाम्पल की सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब क्या होता है, देखो सेडिमेंट का मतलब होता है आपका सेटलिंग होता है। ये भी एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है सेडिमेंट का मतलब होता है सेटल होना पूरा, ठीक है। सेटलिंग का मतलब जमा हो जाता पूरा। तो इनका जो फॉर्मेशन होता है ना वो किससे होगा, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है। प्री एग्जिस्टिंग रॉक का मतलब जो पहले से मौजूद है, मौजूद का मतलब कौन सी पहली रॉक कौन सी होगी, अपने इंग्लिश रॉक। तो उसके जो उसका जो ब्रेकिंग डाउन होगा ना तो सेडिमेंट्री रॉक्स आएगा। इसलिए तो मैंने कहा उसको मदर रॉक्स। तो इसको ये सेकंड टर्म में आ रही है, तो इसको इसलिए सेकंड में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक से इसका फॉर्मेशन होता है, उसके ब्रेकिंग डाउन से इसका फॉर्मेशन होगा। और इसका जो अपन इसको मतलब एक तो सेकेंडरी रॉक भी कह सकते हैं, क्योंकि सेकंड वाले में इसका ही हो रहा है, ठीक है। There are composed material that have been worn down by fine water or ice deposit somewhere. Stratification is the most common feature of these rocks. There is such these are also termed as stratified rocks. Sedimentary rocks are classified into three subgroup: clastic sedimentary, chemical particulates and organic sediment. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको यहाँ ध्यान रखना स्ट्रेटिफिकेशन जो है इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये जो है परतदार चट्टान, इसमें परत होती है। जैसे कि अपन वहाँ कहा था कि वो परत अपरतदार है, इग्नेस रॉक में ये क्या है, परतदार है, इसमें परतें होती है, ठीक है। और इसके जो अपने सेडिमेंट्री रॉक्स है इसके 4 स्टेज होते हैं। इसका आपको वो याद रखने की बहुत ज़रूरत है। पेस्ट होता है वेदरिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, थर्ड वन इज डिपोजिशन होता है, और फोर्थ जो होता है डायोजेनेसिस। ये अपन और आगे चलेंगे तब और मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, अभी इतना ही समझ लीजिए आप। ये 4 स्टेजेस होती है, और इसको भी अपन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि जो अपना फिज़िकली क्या अपना आप फिज़िकली ले लो, फिज़िकली अब मैकेनिकली जो फॉर्म्ड रॉक्स होती है वो सेडिमेंट रॉक्स होती है। सेकेंड है केमिकली फॉर्म रॉक्स होती है। तो जो मैकेनिकल फॉर्म रॉक्स होती है उसके अंदर अपन कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, सेल हो गया और सैंडस्टोन हो गया, ये 3 रॉक्स आती है मेनली। और केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स को वापस अपन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेडिमेंट रॉक्स में डिवाइड करते हैं। जो इनऑर्गेनिक रॉक्स होती है उनको अपन एक वापस अगेन डिवाइड करते हैं टू पार्ट में, प्रेसिपिटेटेड एंड इवेपोरेट। प्रेसिपिटेटेड के अंदर अपन लाइमस्टोन आता है, डोलोमाइट आता है, और इवेपोरेट के अंदर अपना हेलाइट, एनाड्राइट, जिप्सम ये आता है। और ऑर्गेनिक जो अपने सेडिमेंट रॉक्स होती है उसके अंदर कोयला, बिटुमिनस, एंडरसाइट को ये चीज़ आती है, ठीक है। ये मैंने वर्बली बताया तो आप लिख लेना। और थर्ड वन इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब होता है कि जो भी रॉक्स है उसके फॉर्म में चेंजेस आ जाएंगे। मतलब पहले पहला ही अपने इग्नेस, सेकेंड वाली सेडिमेंट्री। अब उन दोनों रॉक्स के जो फॉर्म जो भी बनी होगी ना उसके बाद में रॉक्स, तो उसके फॉर्म में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो हो गई। मतलब चेंजेस फिजिकली हो सकते हैं, केमिकली चेंजेस हो सकते हैं। जो ओरिजिनल फॉर्म है वो उसको अपन मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसने कहा है कि अगर वो चेंजेस अगर वाटर के कारण आ रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म कहेंगे। अगर वो हीट के कारण आ रहे हैं थर्मो मेटामॉर्फिज्म कहेंगे। अगर वो प्रेशर के कारण आ रहे हैं तो डायनेमो मेटामॉर्फिज्म कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, मैं अब मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं उनके एग्जांपल अपन देखेंगे। तो जो पहले जो रॉक्स हैं मैंने एग्जाम्पल नीस, सेस्ट, क्वार्टज, सेल्ट एंड मार्बल, ये मतलब पहले से एग्जिस्टिंग रॉक है, और इनके फॉर्म में कुछ चेंजेस आया होगा तो दूसरी रॉक्स में नहीं है। तो इन नीस से कौन सी रॉक्स में नहीं है, ग्रेनाइट, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स ग्रेनाइट है। सिस्ट से सेल, क्वार्टज से क्वार्टजाइट से सैंडस्टोन, स्लेट से सेल, मार्बल से लाइमस्टोन, और अपना ये क्या बोलते हैं, मार्बल से नहीं, ये लाइमस्टोन जो है ये पहले से अपना है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। यहाँ पर गलत हो गया है, मार्बल को इधर कर लेना आप, ठीक है। संगमरमर है वो अपना सेडिमेंट, ये अपना मेटामॉर्फिक रॉक से मार्बल होता है। तो आप इसको थोड़ा सा इधर कर लेना।
ठीक है ना। बाकी सब जो सही है। और इसके बारे में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, जो अपना मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है ना, वो स्ट्रेटिफाइड भी होती है और नॉन स्ट्रेटिफाइड भी होती है। क्यों? क्योंकि प्रतार प्रतार इसलिए होती है क्योंकि ये दोनों का मिला जुला रूप है, इग्निस का भी है, सेडिमेंट्री का भी है, तो उसके कारण ये दोनों होती है। और इसको टर्सरी रॉक्स भी कह सकते हैं अपने अकॉर्डिंग तो, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी उसको करे थे टर्सरी है ये, थर्ड रॉक्स ये है, ठीक है ना। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एग्री स्प्रिंग अकेडमी को। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ी रहिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और क्लासेस के लिए, ठीक है ना। धन्यवाद।